The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. बेटा वॉइस आ रही है मेरी आप लोगों को? जिसको वॉइस सुनाई पड़ रही है वो अपने हैंड रेज करिए ऑप्शन में। संकेत, नवदीप, आपको वॉइस आ रही है। आकांक्षा आपको आ रही है। बाकी बच्चों भाई आपको वॉइस नहीं आ रही है मेरी? खुशी आ रही है आपको वॉइस, खुशी सिंह को। संकेत, खुशी सिंह, नवदीप, खुशी रावत, स्नेहा गुप्ता, संकेत पाल, अच्छा ऑफलाइन, खुशी सिंह, अमित कुमार, अभिषेक, आकांक्षा द्विवेदी। ओके, हैंड रिमूव करो अपने आप। सभी हैंड रिमूव करिए। अब आपको स्क्रीन दिखाई पड़ रही है सामने? पेज नंबर 7 लगा हुआ है आपको। जिसको जिसको स्क्रीन दिखाई पड़ रही है रेज योर हैंड्स। बेटा जिसको जिसको स्क्रीन दिखाई पड़ रही है अपने हैंड रेज करिए आप। बायो ले चलेंगे हम आज, उसी को आगे करते हुए। हाँ, पता नहीं स्क्रीन का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं बच्चे। वो वाला रिकॉर्ड कर दिया था, चेक किया था आपने? चल रही है ना बेटा? जिसको जिसको स्क्रीन दिखाई ऑफ कर रखी है आपने, दिखाई पड़ रही है तो यार क्या कर बेटा जिसको जिसको स्क्रीन दिखाई पड़ रही है रेज योर हैंड्स। अपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा आपका पेज नंबर 7 से। चैप्टर आपका चल रहा है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो 6 पेज या लास्ट सैटरडे का हमारा लेक्चर था उसमें हमने प्लांट किंगडम को कई पार्ट में डिवाइड किया था, और वो जो पांचों पार्ट्स हैं वो पेज नंबर 7 के सबसे टॉप पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं बेटा। जो पांचों पेज पांचों ग्रुप है जिसमें आज हमें डिस्कस करना है प्लांट किंगडम के बारे में, कि प्लांट किंगडम को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। वो चारों पार्ट्स आपको पेज नंबर 7 पे सबसे टॉप में दिख रहे होंगे। सिंपली प्लांट किंगडम डिवाइड इनटू फॉलोइंग 5 ग्रुप्स। फर्स्ट क्या है? थैलोफाइटा, सेकंड ब्रायोफाइटा, थर्ड टेरिडोफाइटा, पी साइलेंट होगा इसमें, फोर्थ जिम्नोस्पर्म एंड फिफ्थ एंजियोस्पर्म। इनके बारे में जनरल सामने बताया था, आपकी तरफ से कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की गई थी कुछ बच्चों के द्वारा कि जिम्नोस्पर्म क्या होता है या एंजियोस्पर्म क्या होता है। तो आज हम इनको डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है। सबसे पहला जो ग्रुप है प्लांट किंगडम का वो है बेटा थैलोफाइटा।
थैलोफाइटा को कॉमनली हम क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। एल्गी के मतलब होता है जैसे तालाब वगैरह आप देखते हैं तो वहाँ हरी हरी सी काई जो है उनकी सरफेस में इकट्ठा होती है। बारिश के सीजन में जहां जहां पानी इकट्ठा होता है उसके आसपास हरी हरी सी काई इकट्ठा हो जाती है। इन्हीं को हम टेक्निकली क्या कहते हैं बेटा, एल्गी कॉल करते हैं। सेकंड पॉइंट जो हम थैलोफाइटा का डिस्कस कर रहे हैं, प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, लीफ एंड स्टेम। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब हम किसी काई को या एल्गी को देखते हैं तो न ही आपको उसमें रूट दिखाई पड़ेगा, न उसमें आपको लीफ दिखाई पड़ेगा, और न ही उसमें आपको ब्रांच या तना दिखाई पड़ेगा। मतलब एक ग्रीन प्लांट तो है, लेकिन ग्रीन प्लांट की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसकी वजह से न ही इनके अंदर रूट्स है, न ही इनके अंदर स्टेम है, न ही इनके अंदर लीफ है। तो इसीलिए हमने सेकंड पॉइंट क्या मेंशन किया है, प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू द रूट्स, लीफ एंड द स्टेम। नाउ थर्ड, मोस्टली एक्वेटिक इन नेचर, मतलब मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, पानी में या पानी के आसपास पाए जाते हैं। फोर्थ, अब्सेंट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, आज भी बता रहे हैं। कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब होता है बेटा जाइलम एंड फ्लोएम। जो जाइलम और फ्लोएम पौधे के अंदर वाटर, मिनरल्स और फूड मटेरियल को पौधे के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जाइलम और फ्लोएम पौधे के अंदर वाटर, मिनरल्स और फूड मटेरियल को एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। तो कंडक्टिंग टिश्यू या जाइलम फ्लोएम भी थैलोफाइटा या एल्गी के अंदर अब्सेंट होता है, जो फोर्थ पॉइंट हमने दे रखा है। फिफ्थ, हमने कुछ एग्जांपल दिए हैं थैलोफाइटा के, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा, CHARA। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा इनका एग्जांपल्स है। और स्पाइरोगायरा का हमने आपको एक जनरल सा डायग्राम बना रखा है, ये डायग्राम भी आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद बेटा हम चलते हैं आपके सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं। प्लांट किंगडम के सेकंड ग्रुप की बात हम करते हैं, जो पेज नंबर 7 पे ही मेंशन है, ब्रायोफाइटा लिखा हुआ है आपके सामने, ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में आपको ये ध्यान रखना है, इट इज आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट। एम्फीबियन ऑफ प्लांट का मतलब होता है, एम्फीबियन वर्ड जो आता है वो एक्चुअल में डुअल हैबिटेट से मिलके बना हुआ है। डुअल हैबिटेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि वो चीजें जो दो जगह पाई जाती हो, मतलब पानी में भी और जमीन में भी। तो ऐसे ही जैसे मेढक होता है, मेढक को हम क्या कहते हैं, एम्फीबियन कहते हैं, क्योंकि मेढक क्या होता है बेटा, वाटर में भी पाया जाता है और लैंड पे भी रहता है। तो ठीक इसी तरीके से जो ब्रायोफाइटा है, मतलब जो ब्रायोफाइटा प्लांट का ग्रुप है, ये वाटर और लैंड या जमीन, लैंड मतलब जमीन, दोनों पे निर्भर होता है, दोनों पे डिपेंड होता है ये। तो इस वजह से इसको हम क्या कॉल करते हैं, या क्या हम आस्क करते हैं इसको बेटा, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम हम कॉल करते हैं इसमें। बच्चों सुनाई पड़ा है आपको? ओके, तो सेकंड पॉइंट अगर हम इनका देखते हैं, मोस्ट प्रिमेटिव प्लांट्स, मतलब पृथ्वी पर जब पौधे आए थे तो उस पौधों में से स्टार्टिंग में जो पौधे आए थे, जब पृथ्वी पर जीवन आया था, तो स्टार्टिंग में जो पौधे पैदा हुए थे या बने थे उसमें ब्रायोफाइटा भी था। तो प्रीमेटिव मतलब बहुत पुराना हम कह सकते हैं इसको। तीसरा है बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, लीफ एंड रूट्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजोम। मतलब बहुत क्लियर कट जो है आपको इसमें, थर्ड पॉइंट की बात हो रही है, बहुत क्लियर कट नहीं आपको इसमें लीफ दिखेगा, न स्टेम दिखेगा, न रूट दिखेगा, लेकिन कुछ न कुछ लीफ जैसा या स्टेम जैसा या रूट जैसा स्ट्रक्चर अपीयर होता है। जैसे रूट जैसा स्ट्रक्चर पतला पतला सा धागे धागे जैसा दिखेगा, उसको हम क्या कहेंगे, राइजोम कहेंगे। मतलब जिस तरह से बड़े पौधों में स्टेम, रूट्स और लीफ होता है उस तरह नहीं होता है, लेकिन आप कह सकते हैं कि माइन्यूट फॉर्म में रूट और स्टेम और लीफ यहाँ पे प्रेजेंस होता है। फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा, वास्कुलर बंडल इज प्रेजेंस अब्सेंट, सॉरी वास्कुलर बंडल इज अब्सेंट। तो जैसे एल्गी के अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जा रहा था, या वास्कुलर बंडल नहीं पाया जा रहा था, या वास्कुलर टिश्यू नहीं पाया जा रहा था, या कंडक्टिंग टिश्यू नहीं पाया जा रहा था, सारी चीज एक ही है, वास्कुलर बंडल, वास्कुलर टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम फ्लोएम, सारी बात एक ही है।
तो जिस तरह से एल्गी के अंदर वास्कुलर बंडल या कंडक्टिंग टिश्यू नहीं पाया जाता था, ठीक उसी तरीके से ब्रायोफाइटा के अंदर भी वास्कुलर बंडल अब्सेंट होता है, जो 4th पॉइंट मैंने दे रखा है। और इसका एग्जाम्पल्स हमारा क्या है बेटा, लीवर वर्ड्स और मास इसके एग्जाम्पल हैं। और आपको पेज नंबर 7 के लास्ट में आप राइट में देखेंगे तो मास का हमने यहाँ पे डायग्राम भी बना रखा है, MOSS मास, ये मास का डायग्राम है। तो ये हमने पेज नंबर 7 पे आपको क्या क्लियर किया है स्टूडेंट्स, 2 पार्ट्स हमने आपको क्लियर किए हुए हैं पेज नंबर 7 पे। एक आपका पार्ट्स क्या है, प्लांट किंगडम का पहला ग्रुप कवर किया है थैलोफाइटा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम पेज नंबर 8 को अब डिस्कस कर रहे हैं हम इस समय। पेज नंबर 8 पर हमने देख रखा है कि थर्ड ग्रुप हम ले चल रहे हैं प्लांट का, दैट इज कॉल्ड टेरिडोफाइटा। यहाँ पे स्टूडेंट पी साइलेंट है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि पी क्या है, साइलेंट है। तो आप स्पेल तो आप पी से शुरू करेंगे, PTERIDOPHYTA, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में पी नहीं बोलेंगे, सीधे क्या बोलेंगे, टेरिडोफाइटा बोलेंगे। ठीक है, अगर इनके कैरेक्टर देखें हम टेरिडोफाइटा के, तो बॉडी इज वेल डिवाइड इनटू रूट स्टेम लीफ, मतलब पूरी बॉडी में रूट्स भी क्लियर दिखाई पड़ेगा आपको, लीफ भी क्लियर दिखाई पड़ेगा और इसका तना या स्टेम भी क्लियर दिखाई पड़ेगा। वास्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट्स, देखो पहली बार आई है, न ही एल्गी के अंदर वास्कुलर टिश्यू या जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट था, न ही ब्रायोफाइटा के अंदर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट था, लेकिन ये पहला आपको ग्रुप मिल रहा है प्लांट किंगडम का जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम क्लियर कट प्रेजेंट है। थर्ड पॉइंट क्या कर रखा है बेटा, दे प्रोड्यूस स्पोर इनसाइड स्पोरेंजिया। एक्चुअल में स्पोर और स्पोरेंजिया क्या होता है, इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब ये होता है नई संतान को प्रोड्यूस करना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या नई संतान को प्रोड्यूस करने के लिए छोटे छोटे से दाने जैसे बीज बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोर कहते हैं। और ये स्पोर इनकी बॉडी में एक पाउच के अंदर स्टोर होता है, जिसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। तो दे प्रोड्यूस स्पोर इनसाइड स्पोरेंजिया। भविष्य में क्या होता है, इसी स्पोरेंजिया से स्पोर बाहर निकलेंगे और हर एक स्पोर जमीन के ऊपर गिरकर एक दोबारा नया पौधा बना लेता है। चौथा दे रखा है बेटा, मेल गैमीट नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। जो मेल गैमीट है या मेल की जो सेक्स सेल है, जिसको हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं या ह्यूमन बींग्स में जिसको हम स्पर्म कहते हैं, नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज होना। तो मेल गैमीट को जब फीमेल गैमीट से फ्यूज होगा तो मेल गैमीट मेल से फीमेल तक किसके थ्रू जाएगा, वाटर के थ्रू जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है, फ्रूट्स एंड सीड आर एब्सेंट। न ही इसके अंदर फ्रूट बनता है, न ही इसके अंदर सीड बनता है, मतलब न ही इसके अंदर फल पाया जाता है और न ही इसके अंदर बीज पाया जाता है। एग्जाम्पल है, फर्न है, क्लब मॉस है, ये पौधों के नाम है, क्लब मॉस है, हॉर्स टेल्स, HORSETAILS, ये भी पौधे का नाम है। इसमें जो फर्न है इसका डायग्राम हमने आपकी स्क्रीन पे बना रखा है, जिसको आप ड्रॉ करेंगे और प्रॉपर करेंगे जो आप इसमें। अब बेटा हम नेक्स्ट पे लेके चलते हैं, पेज नंबर 8 पे ही फोर्थ ग्रुप ले चलते हैं, किसका, प्लांट किंगडम का, जिसका नाम हमने क्या रख रखा है, जिम्नोस्पर्म का रखा है हमने। ठीक है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, आपके नोट्स में है। जिम्नो मतलब क्या होता है बेटा, नेकेड, स्पर्म मतलब सीड, मतलब इन पौधों के अंदर जो बीज बनता है वो फ्रूट से कवर्ड नहीं होता। जैसे मान लो आप मैंगो ले लो, तो मैंगो में बाहर फ्रूट पाया जाएगा और अंदर क्या पाया जाता है, सीड पाया जाता है ना। लेकिन ऐसे पौधों का क्या होता है, सिर्फ सीड बनता है, बाहर की साइड में फ्रूट्स नहीं पाया जाता। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म, जिम्नो मतलब नेकेड, स्पर्म मतलब सीड। तो सीड डू नॉट इंक्लोज इन फ्रूट्स, मतलब सीड फ्रूट के अंदर कवर नहीं होता, होता ही नहीं फ्रूट्स। सेकंड पॉइंट, ग्रीन वुडी पेरिनियल। ग्रीन मतलब हरे हैं, वुडी मतलब इनके अंदर लकड़ी पाई जाती है, लकड़ी जैसा स्ट्रक्चर है इनके अंदर। और पेरिनियल का मतलब इनकी लाइफ कई सालों तक होती है, पेरिनियल मतलब बहुत सालों तक। जैसे गेहूं वगैरह के पौधे होते हैं वो एनुअल होते हैं, एनुअल मतलब जिनकी लाइफ एक साल में ही पूरी हो जाती है। ऐसे ही अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इनकी लाइफ पेरिनियल होती है, और पेरिनियल का मतलब क्या होता है बेटा, इनकी लाइफ कई सालों तक होती है। थर्ड है, मेल कोन्स एंड फीमेल कोन्स फॉर सेक्स
तो इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, कोन्स कहते हैं, CONES। तो मेल कोन भी पाया जाता है, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंस होता है पौधे में, और फीमेल कोन्स भी पाया जाता है, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंस होता है पौधे में। ठीक है, इनके बारे में डिटेल आप हायर क्लासेस में देखेंगे, ज्यादा यहाँ डिस्कस नहीं होना है सेक्स सेल के बारे में। फोर्थ है जाइलम विदाउट वेसल्स। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जाइलम और फ्लोएम को हम आगे चल जब टिश्यू चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में हम देखेंगे वहां पे। यहाँ ये ध्यान रखना है कि जाइलम और फ्लोएम तो पाया जाता है, लेकिन आप पता है जाइलम 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, फ्लोएम भी 4 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। अब जो जाइलम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से इस पौधे में सिर्फ 3 ही कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, और एक कंपोनेंट्स नहीं पाया जाता है, कौन सा, वेसल्स। वो 3 कौन से कंपोनेंट्स हैं वो हम जब टिश्यू पढ़ेंगे तब देखेंगे। ऐसे फिफ्थ पॉइंट है फ्लोएम विदाउट कंपेनियन सेल। जो फ्लोएम होता है ये भी क्या होता है बेटा, 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, लेकिन इसमें एक कंपोनेंट्स नहीं पाया जाता, कौन सा, कंपेनियन सेल। इसका मतलब है फ्लोएम में भी 3 ही कंपोनेंट्स पाया जाता है इसमें। और 6 जो है पॉइंट है, एग्जाम्पल है साइकस, पाइनस, देवदार, है ना। वो आपने देखे होंगे ना, चीड़ वगैरह के, खजूर के, पाम के पौधे जो होते हैं वो सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं बेटा। जो डायग्राम में हमने साइकल्स दे रखा है आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, आज का लास्ट पेज है, पेज नंबर 9 है, और 5वां ग्रुप है हमारा प्लांट किंगडम का, दैट इज कॉल्ड एंजियोस्पर्म। एनजीओ का मतलब होता है बेटा कवर्ड, और स्पर्म मतलब सीड। ऐसे पौधे जिसमें सीड जो बनता है ये फ्रूट्स या फल से कवर्ड होता है। जैसे हमने कहा, मान लो मैंगो की बात हम कर रहे हैं, तो आप पता है मैंगो के अंदर सीड पाया जाता है और बाहर से क्या पाया जाता है, इसका फ्रूट्स पाया जाता है। तो चलो इनके करेक्टर देखते हैं हम एंजियोस्पर्म के। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, सीड कवर्ड इनसाइड फ्रूट्स, मतलब अंदर क्या होगा, सीड होगा, और आउटसाइड में क्या होगा बेटा, वहां पे फ्रूट्स होगा। तो फ्रूट के अंदर क्या पाया जाएगा, सीड पाया जाएगा, है ना। तो सीड कवर्ड इनसाइड फ्रूट। सेकंड पॉइंट क्या कर रखा है, एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल इन नेचर। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका जीवन 1 साल में ही कंप्लीट हो जाता है, जैसे गेहूं चावल वगैरह, इनको हम एनुअल प्लांट कहते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका लाइफ 2 ईयर में या 2 साल में कंप्लीट होता है, जहां पे देखो डॉट दे रखा है ना, बाइनियल दे रखा है, तो इनकी लाइफ स्पेन या जीवन चक्र 2 सालों में पूरा होता है, तो इनको हम क्या कहते हैं, बाइनियल कहते हैं। जैसे शुगर केन वगैरह के पौधे हैं, सिट्रस प्लांट्स हैं, और मोस्ट ऑफ दी प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ क्या होती है, पेरिनियल, मतलब कई सालों तक, 10, 20, 50, 100 सालों तक जीवित रहते हैं। तीसरा पॉइंट है बेटा हमारा, दीज आर आल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। हम पेज नंबर 9 डिस्कस करें, ध्यान रखना, दीज आर आल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब जितने भी फ्लावर वाले पौधे हैं नेचर में वो सभी के सभी किस में बिलोंग करते हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं। फोर्थ, सेक्स ऑर्गन लोकेटेड इन फ्लावर। फ्लावर के अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल का सेक्स ऑर्गन होता है, जिसके द्वारा नई संतान प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है, सीड आर मोनोकॉट आर डाइकॉट इन नेचर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सीड आर मोनोकॉट आर डाइकॉट इन नेचर। पता है, जैसे आप मान लो चने का बीज है, चने के बीज को अगर आप तोड़ोगे जनरली तो 2 पार्ट बनता है ना चने के बीज में। चने को आप भिगो लो और भिगोने के बाद इसको तोड़ोगे तो क्या है, 2 पार्ट निकल जाएगा आपको, जिसका मतलब दोनों पार्ट को हम क्या कहते हैं, डाइकॉट कहते हैं। क्या कहेंगे, डाइकॉट। डाई मतलब 2 होता है, और कॉट का मतलब कॉटिलीडॉन्स। तो 2 पार्ट जो बना है तो उसको हमने क्या कहा, डाइकॉट कर दिया, है ना। लेकिन अगर आप मान लो गेहूं ले लो, तो उसको तोड़ने से कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट जैसे चना 2 भाग में टूटा था ऐसे ही गेहूं भी 2 पार्ट टूट जाए, कोई जरूरी नहीं होता है। इसलिए क्योंकि गेहूं किस में क्लासिफाइड होता है, मोनोकॉट के अंदर, और चना किस में क्लासिफाइड होता है, या मटर किस में क्लासिफाइड होती है, डाइकॉट के अंदर होता है। 6 पॉइंट है, मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथर। जो मेल का सेक्स ऑर्गन है जिसके द्वारा नई संतान बनती है एंजियोस्पर्म में, उसको हम एंथर कहते हैं। और जो फीमेल का सेक्स ऑर्गन होता है इसको हम ओवरी कहते हैं। मतलब एंथर और ओवरी की हेल्प से ही एंजियोस्पर्म नए पौधे को प्रोड्यूस करता है, नई संतान को प्रोड्यूस करता है। 8वें पॉइंट में हमने एग्जांपल दे रखा है आपको, मोनोकॉट का एग्जांपल है वीट है, मेज है, कोकोनट है, और डाइकॉट का एग्जांपल ग्राम है, पी है, और मस्टर्ड है। ठीक है बेटा, तो ये तो हमारा क्या हो गया, प्लांट किंगडम का लास्ट पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट हुआ बेटा, एंजियोस्पर्म हुआ, क्योंकि हमने देखा था प्लांट किंगडम को हम 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे थे।
आज हमने वो 500 पार्ट पढ़े हैं। कौन कौन से? पहला हमने क्या पढ़ा है बेटा? थैलोफाइटा, एल्गी। दूसरा पढ़ा है हमने ब्रायोफाइटा। तीसरा हमने पढ़ा है टेरिडोफाइटा। चौथा हमने पढ़ा है जिम्नोस्पर्म। और पांचवा लास्ट जो अभी अभी पढ़ा है हमने क्या पढ़ा है? एंजियोस्पर्म। अब हमारा जो शुरू होगा पेज नंबर 9 का लास्ट पार्ट है, वो आज के लेक्चर का भी लास्ट पार्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किंगडम एनिमलिया, है ना बेटा? तो बेटा जो लास्ट पार्ट हम शुरू कर रहे हैं आज आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किंगडम एनिमलिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एनिमल्स। ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का भी, और ये लंबा चलेगा, अभी कल भी चलेगा, परसों चलेगा। तो अगर हम एनिमल्स के कैरेक्टर देखें तो सेल वॉल ऑफ सेंट, ये आपने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो हमने सेल पढ़ाया था आपको, तो उसमें हमने आपको बताया था कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो यहाँ क्लियर कट है आपका कि सेल वॉल क्या होता है? अपसेंट होता है इसमें। सेकंड है मल्टी सेलर एंड यूकैरियोटिक, एनिमल्स की बॉडी कई सेल से मिलकर बनी होती है। अब एनिमल्स के बारे में अगर हम बात करें तो हम खुद को भी इमेजिन कर सकते हैं कि एनिमल के साथ बॉडी जो है कई सेल से बनी होती है, तो मल्टी सेलर हो गया। और हम लोगों की सेल जो होती है वो यूकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक मतलब समझ रहे हैं आप कि हमारी सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंस होती है। तीसरा पॉइंट है मोस्ट ऑफ देम आर मोबाइल, कई ऐसे, मतलब मोस्ट ऑफ देम, कि मोस्ट ऑफ देम मतलब आप कह सकते हो कि लगभग 90% कर सकते हो जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? मोटाइल होते हैं। ठीक है, मोटाइल मतलब समझ रहे हैं आप, या मोबाइल समझ रहे हैं आप कि एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट्स कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है सम आर कोल्ड ब्लडेड। अब यहाँ एक्सप्रेशन की बात है, पता है कोल्ड ब्लडेड क्या होता है? COLDBELOODED। जिस जीव का या जिस एनिमल का बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान वातावरण के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। मान लो अगर ठंडी पड़ रही है और रूम का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, तो उस जीव का तापमान भी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। मान लो गर्मी पड़ रही है और उस जीव का गर्मी पड़ रही है, और गर्मी पड़ने पे आसपास का या उस रूम का टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री सेल्सियस है, तो उस जीव का भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ऐसे जीव या ऐसे एनिमल जो वातावरण के हिसाब से अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज करते रहते हैं, फिर से ध्यान सुन लो आप, ऐसे जीव जो वातावरण के हिसाब से अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज करते रहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। ठीक है, दे रखा ना, विच मीन बॉडी टेम्परेचर चेंज अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। फिर नीचे पांचवा पॉइंट है सम आर वार्म ब्लडेड। अब कोल्ड ब्लडेड का उल्टा क्या होगा? वार्म ब्लडेड। तो मीनिंग भी उल्टी हो जाएगी, विच मीन बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। जैसे हम लोग चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, हम लोगों की बॉडी का टेम्परेचर हमेशा फिक्स होता है कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। ये भी हमने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग, वहां डिस्कस किया था आपको। 6 पॉइंट है सम आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मीन ऑल बॉडी ऑर्गन्स फॉर्म 3 लेयर। हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, माउथ, दांत, लंग्स, हार्ट, किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन, जितने भी ऑर्गन हैं, इनका निर्माण 3 अलग अलग लेयर के द्वारा होता है, 3 अलग अलग मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। मतलब ऑल द बॉडी, देखो मीनिंग क्या है, सम आर ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन ऑल बॉडी ऑर्गन्स फॉर्म बाय द 3 लेयर। फिर 7वां पॉइंट इसी का उल्टा क्या है? सम आर डिप्लोब्लास्टिक, मतलब डिप्लो मतलब 2 होता है, विच मीन ऑल द बॉडी ऑर्गन्स फॉर्म बाय 2 लेयर। जिन जीवों का निर्माण सिर्फ 2 लेयर के द्वारा होता है वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, या जिन जीवों के सभी ऑर्गन्स का या अंग का या अंगों का निर्माण 2 लेयर से होता है उसको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। 7वां पॉइंट है। और जिन जीवों के बॉडी का निर्माण 3 लेयर से होता है उसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। 8वां पॉइंट क्या है बेटा? सम आर एसिलोमेट, मीन बॉडी कैविटीज एब्सेंट। शरीर के अंदर खाली जगह अगर नहीं पाई जाती है उस जीवों में, बॉडी के अंदर अगर खाली स्पेस नहीं पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? एसिलोमेट। प्रोनाउंस करना है एसिलोमेट, ACOELOMATE। तो जिन एनिमल्स की बॉडी के अंदर खाली स्पेस का मतलब कैविटी, CAVITY, कैविटी मतलब खाली स्पेस। तो जिन जीवों के अंदर खाली स्पेस
या जिन जीवों की बॉडी में खाली स्पेस या कैविटी नहीं पाया जाता वो क्या कहते हैं, एसीलोमेट कहलाते हैं। और 9 पॉइंट क्या कर रखा है, सम आर सीलोमेट विच मीन बॉडी कैविटी इज प्रेजेंस। और जिन जीवों के शरीर में खाली स्पेस पाया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, सीलोमेट कहते हैं। इसका मतलब उनके अंदर बॉडी के अंदर कैविटी प्रेजेंस होती है। 10वां पॉइंट है, कुछ जीवों का शरीर सेगमेंट में, सेगमेंट मतलब छल्लों में डिवाइड होता है। जैसे अर्थवर्म देखिए ना, केचुआ देखिए, तो केचुए में लगता है उसकी बॉडी किससे बनी है, छल्लों से मिलकर बनी है। तो कुछ जीवों का शरीर कई सेगमेंट में, सेगमेंट मतलब पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटामर्स कहते हैं। उनके हर एक पार्ट्स को हम क्या करते हैं, मेटामर्स करते हैं। फिर क्या रखा है, 11वां पॉइंट है, सम हैविंग बॉडी सिमेट्री मींस बॉडी डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका बॉडी अगर हम दो पार्ट में कट कर दें तो दोनों पार्ट एक दूसरे से इक्वल दिखाई पड़ेंगे, है ना। जैसे मान लो आप सर्कल ले लो, गोला ले लो आप, तो गोले को अगर आपने दो पार्ट्स में कट कर दिया तो जो दोनों नए पार्ट बने वो दोनों एक दूसरे जैसे ही दिखाई पड़ेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, बॉडी सिमेट्री कहते हैं, है ना, जो 11वां पॉइंट है। इन सब की मीनिंग देख लो, और जो हमारी ये वॉइस हमने जो हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं इसको हम फिर से आपके ग्रुप में डाल रहे हैं। और इसको ग्रुप में डालने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा इसको फिर से आपको वॉच आउट कर लेना है और फिर से समझ लेना है आपको बेटा। ना अगर ग्राफ ऑफ पेपर पर किसी पॉइंट का नाम पता लगाना है कि उस पॉइंट का नाम क्या है, दैट मींस उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, लेट वी कंसीडर। ठीक है, मैंने ग्राफ ऑफ पेपर ड्रॉ किया हुआ है, ब्लैक डॉट से पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ए से लेकर जेड तक मैंने सभी पॉइंटों का यूज किया गया। मतलब इस ग्राफ ऑफ पेपर पर 26 पॉइंट आपको मिलेंगे। ठीक है, मैं इसमें से पहले पॉइंट को प्लॉट करना सिखाता हूं, या इसका नाम पता लगाना सिखाते हैं कि पहले पॉइंट का नाम क्या होगा, डी पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, तो शुरुआत देखो ऐसे की जाती है कि डी पॉइंट आपने प्लॉट किया तो सबसे पहले ये देखो कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करी, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करी तो एक्स एक्सिस पर जाकर कहां कट हुआ, पता लगा एक्स एक्सिस पर जाकर ये 8 पर कट हो गया। ठीक है, फिर आप इसकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन नीचे ड्रॉ करने के बाद आप इसको वाई एक्सिस पर प्लॉट करो, वाई एक्सिस पर जाकर ये कहां टच होता है, पता लगा ये 5 पर टच हो। तो किसी भी पॉइंट का नाम पता लगाने के लिए उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ की जाएगी, परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन, और वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन ड्रॉ की जाएगी। जैसे डी पॉइंट में जब मैं एक्स एक्सिस की तरफ लाइन ड्रॉ कर रहा था तो वो 8 पर जाकर मीट करता है एक्स एक्सिस। अगर मैं वाई एक्सिस पर प्लॉट कर रहा था तो वाई एक्सिस पर ये कहां पर जाकर मीट करता है, 5 पर। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट का नाम हो चुका है 8,5। डू यू अंडरस्टैंड, 8,5 इसका नाम हो गया। तो किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए आप सबसे पहले उस पॉइंट से एक्स एक्सिस की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल की हेल्प से, वाई एक्सिस की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल की हेल्प से। ये जहां जाकर ड्रॉ हो जाती है, जैसे एक्स एक्सिस पे ये 8 पे जाके टर्मिनेट हुई और वाई एक्सिस में 5 पे जाके टर्मिनेट हुई, तो इसका नाम हो गया 8,5। हमेशा पॉइंट को पहले एक्स एक्सिस लिखी जाएगी उसके बाद वाई एक्सिस लिखी जाएगी, तो पॉइंट का नाम होगा 8,5 पॉइंट डी। नाउ वी आर टेकिंग द पॉइंट टी। टी पॉइंट को कंसीडर करते हैं कि टी पॉइंट हमारे पास क्या है। इफ वी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट टी, देखो यहाँ टी पॉइंट आपको दे रखा है, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो एक्स एक्सिस पर जाकर मीट करी और वो 6 पर जाकर मीट करी, +6। फिर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी टी पॉइंट से जो वाई एक्सिस पर जाकर मीट कर रही है और वो मीट कर रही है -5 से। देखो ये इस यहां जाकर मीट कर रही है, इट विल बी -5। तो मुझे एक्स एक्सिस का डिस्टेंस पता लगा कि एक्स एक्सिस का डिस्टेंस 6 है, तो मैंने पॉइंट का नाम लिखा 6, -5। तो स्टूडेंट्स वी कैलकुलेट द coordinate
of the point T, which will be 6 comma minus 5. In second case, we are plotting a particular point on graph of paper. इस बार क्वेश्चन को उल्टा स्टार्ट करते हैं कि हमें एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट का नाम है j -5,7 और मुझे इसे ग्राफ ऑफ पेपर पर प्लॉट करना है। तो सबसे पहले देखिए कि x एक्सिस का डिस्टेंस जो है वो -5 है, तो x एक्सिस के मैं -5 डिस्टेंस पर पहुंच गया, ठीक है स्टूडेंट। और y एक्सिस का डिस्टेंस है +7। पॉइंट को प्लॉट करने से पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा। पहले क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा, दूसरे क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा, तीसरे में होगा या चौथे में होगा, या फिर ये पॉइंट किसी पर्टिकुलर एक्सिस पर दे रखा है, मतलब एक्स एक्सिस पर पॉइंट है या वाई एक्सिस पर पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट। तो जे पॉइंट का पता लगा कि जे पॉइंट एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है, इट विल बी लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब प्लॉटेशन का तरीका देखें, x डिस्टेंस -5 है, x पर -5 पर पहुंचे, उसको पॉइंट आउट कर लो, x पे -5 कहाँ है, मैंने पॉइंट आउट कर दिया ये। फिर y एक्सिस पर पहुंचा, y एक्सिस में मैं पहुंचा 7 पॉइंट पे, ये मेरा 7 पॉइंट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एक्सिस से -5 से एक हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करनी है अपवर्ड डायरेक्शन, और y एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ करनी है लेफ्ट हैंड साइड में। ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर जाकर मिलेंगी उस पॉइंट का नाम होगा j -5,7। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। x -5 है, वहां पर पहुंचो, और y 7 है, वहां पर पहुंचो, और दोनों पॉइंटों से डॉटेड लाइन, बारी बारी से डॉटेड लाइन ड्रॉ कीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में। वो जहां जाकर एक दूसरे को मीट करेगी दैट विल बी द पॉइंट j, वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा j, जिसका नाम -5,7 है। Our first question is what is the ordinate of point C? पॉइंट C का ऑर्डिनेट निकालना है। सबसे पहले ग्राफ ऑफ पेपर पर मैंने C पॉइंट को ढूंढा, ये पॉइंट है, इसका नाम नहीं था तो इसका नाम पता लगाया कि x एक्सिस में डिस्टेंस जा रहा है -4 और y एक्सिस में डिस्टेंस जा रहा है +4, तो पॉइंट का नाम हो गया -4, +4। अब इस पे कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑर्डिनेट निकालना है C का, मतलब ऑर्डिनेट का मतलब है y एक्सिस वाला पॉइंट निकालना है, क्या है। तो बेटा इसका y एक्सिस वाला पॉइंट कितना है, +4, तो इस पार्ट का आंसर हो गया +4, जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। +4 इसका ऑर्डिनेट है। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका एब्सिसा बताओ कितना है। तो बेटा अगर एब्सिसा पूछता तो इसका एब्सिसा हमारे पास हो जाता -4, क्योंकि एब्सिसा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एब्सिसा रिप्रेजेंट कर रहा है आपको एक्स एक्सिस को, एब्सिसा विल बी रिप्रेजेंट लाइक एक्स एक्सिस। अब इसका एब्सिसा कितना हो गया, +4। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पर बेस्ड, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके पूरा कोऑर्डिनेट बताओ। पहला क्वेश्चन था ऑर्डिनेट बताओ, ऑर्डिनेट इज 4। दूसरा क्वेश्चन था एब्सिसा बताओ, एब्सिसा इज -4। अब तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो C पॉइंट के। तो C पॉइंट के जब कोऑर्डिनेट पता लगाएंगे तो वो कोऑर्डिनेट होंगे -4, +4। तो तीसरा क्वेश्चन भी क्लियर है कि इसके कोऑर्डिनेट्स पता लगे। चौथा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट का सम निकालो, एब्सिसा और ऑर्डिनेट का सम निकालो। जैसे इसका एब्सिसा 4 है प्लस के, और ऑर्डिनेट इसका एब्सिसा इसका -4 है और ऑर्डिनेट इसका +4 है, तो दोनों का जब आप सम करोगे तो बेटा दोनों का सम आपका आ जाएगा 0। तो ये 4 प्रकार के क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर बताए हैं कि सबसे पहले नंबर पर तो इसका ऑर्डिनेट बताओ क्या है, फिर पूछा है इसका एब्सिसा बताओ क्या है, फिर ये पूछा है
कि कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या है जो -4, +4 है, और अगली बार पूछा गया कि इस पॉइंट के एब्सिसा और ऑर्डिनेट का सम बताओ। क्लियर है स्टूडेंट? तो 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं ये सभी बच्चों को। नाउ स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, इसी के ऊपर बेस्ड, इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पॉइंट सी का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। मेरी बात ध्यान से सुनो, पॉइंट सी का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है ये पूछा जा सकता है। अब आपको पता है डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता, तो एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है। देखो भाई कितनी दूरी पर ये एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस से दूरी पर है 4 यूनिट्स डिस्टेंस दूरी पर। पॉइंट क्लियर है? 4 यूनिट डिस्टेंस की दूरी पर बना, ठीक है। तो इसमें तो दोनों डिस्टेंस 4 है। नाउ स्टूडेंट यू आर गेट कंफ्यूज्ड, तो मैं डी पॉइंट फोकस कर रहा हूं। डी पॉइंट देखो भाई, अगर एग्जामिनर कहता है कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पता लगाओ, तो प्यारे बच्चों इसका डिस्टेंस है 5। अब कैसे पता 5? भाई एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस पता लगाना था, तो y कोऑर्डिनेट कितना है 5, y कोऑर्डिनेट प्लस का 5 है, डिस्टेंस 5 हो गया। अगर बाय चांस माइनस का 5 होता तो भी डिस्टेंस कितना होता बेटा? 5 ही होता, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया? किसी पर्टिकुलर पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालो। छठा क्वेश्चन आ रहा है, इसी पर्टिकुलर पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस निकालो कि y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर छठा आपका आ रहा है y एक्सिस से डिस्टेंस, तो x एक्सिस में कितना डिस्टेंस है 8, तो y एक्सिस में कितनी दूरी पर है y एक्सिस से? वो 8। अगर बाय चांस उस कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस कॉरस्पॉन्डिंग एक्सिस से निकालते समय x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, लेकिन हम उसे पॉजिटिव ही लेकर चलेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। एक और एग्जांपल है, देखो L पॉइंट मैंने नीचे पॉइंट आउट किया हुआ है 6, -8। तो स्टूडेंट इसका x एक्सिस से डिस्टेंस होगा 8, क्योंकि y कोऑर्डिनेट -8 दे रहे हैं और डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो उसको पॉजिटिव में ले लिया 8। फिर ये पूछा गया y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो y एक्सिस से इसका डिस्टेंस हो गया स्टूडेंट 6। तो क्वेश्चन नंबर 5वां और छठा आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा क्वेश्चन आ रहा था कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट का कॉरस्पॉन्डिंग एक्सिस से डिस्टेंस कितना। ठीक है स्टूडेंट। 7th पॉइंट स्टूडेंट ये है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा है, उसका नाम भी पता है 8,5, डी पॉइंट है हमारे पास, आपसे कहा गया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का फुट निकालो एट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फुट निकालना है उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। जब हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, जैसे एक्स एक्सिस पर ड्रॉ होकर यहां पहुंचेगी और वाई एक्सिस पे ड्रॉ होकर यहां पहुंचेगी, तो इसे बोलते हैं फुट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट एट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो जब एक्स एक्सिस पर फुट निकाल रहे हैं, तो एक्स एक्सिस का फुट आएगा बेटा 8,0, 8,0, और वाई एक्सिस का फुट आएगा, वाई एक्सिस पर जब इसका फुट निकालेंगे तो स्टूडेंट्स वो आएगा 0,5। अब मैं इस बात को क्लियर कर दूं। मान लीजिए आपका पॉइंट है 8,5, आपको एक्स एक्सिस पे फुट निकालना है, तो y को 0 कर दो, पॉइंट क्या आ गया 8,0। अगर आपको, दोबारा बता रहा हूं, अगर डी पॉइंट का एक्स एक्सिस पे फुट निकालना है, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 कर दो, वो उसका फुट होगा। फुट क्या बनेगा फिर 8,0। अच्छा y एक्सिस पे फुट निकालना है, तो y एक्सिस पे फुट निकालेंगे तो x कोऑर्डिनेट 0 कर दो, तो उसका फुट बन गया 0,5। तो बेटा 7वां और 8वां क्वेश्चन ये है
कि या सातवां यही क्वेश्चन लगा लीजिए कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्सिस का फुट वाले कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो फुट वाले कोऑर्डिनेट्स निकालने का बड़ा सिंपल सा मेथड है। अगर एक्स एक्सिस पर निकाल रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट को 0 करके लिख देना उस पॉइंट के, और वाई एक्सिस पे फुट निकाल रहे हैं तो उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को 0 करके लिख देना।